हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और बायोकेमिस्ट्री पर ये पहला वीडियो लेक्चर है। तो इसमें हम इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें कोई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कुछ अदर नाइट्रोजन या सल्फर इस तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल, उसमें सबसे पहले अपन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आपको रेगुलर नोट्स इसमें, रेगुलर वीडियो लेक्चर इसमें मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। मतलब अगर हम कोई एक फॉर्मूला देखें, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों प्रेजेंट है ना। और ये जो होता है ये अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना मतलब कई बार ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज टूटने के बाद ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो उसका सिंपल फॉर्म हो गया। यहाँ पे लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है, तो वो ग्लूकोज गैलेक्टोज सिंपल फॉर्म हो गए। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब ये एक्चुअली में थोड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं एज कंपेयर टू सिंपल और मोनोमर फॉर्म। ऐसे ही अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो होता है वो कई सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। तो ये जो है ये अपने सिंपल मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। इनका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2ON। अगर आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये N H2 के साथ भी लग जाएगा और O के साथ भी, मतलब ये हो जाएगा CnH2nON। तो इसके हिसाब से हम फॉर्मूले में अगर फिट करें, मान लीजिए यहाँ पे N का नंबर 6 है, तो ये हो जाएगा C6H2n है, तो मतलब 2 इंटू 6 यानी 12, और ON है मतलब 6, तो C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे नंबर को चेंज करके डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे N जो होता है वो कार्बन नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो फॉर्मूला है ये सबके साथ फिट नहीं होता। जैसे मान लीजिए रेफिनोज एक शुगर होती है, उसमें ये फॉर्मूला जनरली फिट नहीं होता। तो ये जो होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे आपको या तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा या तो कीटोन ग्रुप मिलेगा। एल्डिहाइड मतलब जिसको अपन CHO से रिप्रेजेंट करते हैं और कीटोन मतलब जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉलीहाइड्रोक्सी है मतलब यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कई सारे देखने मिलेंगे जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अब कार्बोहाइड्रेट को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो जनरली स्वीट सब्सटेंसेस होते हैं। अब क्योंकि ये स्वीट सब्सटेंसेस ही हैं, ऑलमोस्ट ये स्वीट सब्सटेंस होते हैं, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड्स भी कहते हैं, शुगर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं उनमें केवल एक शुगर मॉलिक्यूल होती है, वो सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं और ये और ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकते और ज्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये होते हैं मोनोसेक्राइड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये डिफरेंट टाइप की शुगर्स होती हैं। दूसरी कैटेगरी आती है इसमें डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलाइज होने के बाद, जो ब्रेक होने के बाद दो मॉलिक्यूल शुगर के बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माल्टोज जो कि टूटकर ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनाएगा, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा, और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे के सारे डाइसेक्राइड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं तीनों, ये आपको याद रखने हैं। तीसरी कैटेगरी है ओलिगोसेक्राइड। अब इससे बड़ा ब्रेक होने के बाद जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनाएगा वो होता है ओलिगोसेक्राइड, जिसमें नंबर होता है 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे रेफिनोस, ये एक ट्राइसेक्राइड है जो कि ओलिगोसेक्राइड के अंदर आता है। ये 3 तरह के शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। लास्ट कैटेगरी है इसमें पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो थोड़े बड़े टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स जो होते हैं वो कई सारे कंबाइन होके एक बड़ा शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ब्रेक होने के बाद ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद काफी सारे छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल इसका स्टार्च और सेल्यूलोज।
तो ये कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हुआ और क्लासिफिकेशन। तो अब हम एक-एक करके कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा-सा डिटेल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, मतलब ये और ज़्यादा ब्रेक नहीं होंगे, स्वीट होते हैं, कलरलेस होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। मतलब एक रेगुलर सिमेट्री इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में देखी जाती है, अरेंजमेंट देखा जाता है। ये एसेंशियल एनर्जी सोर्स होते हैं, बहुत जल्दी ये ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज कर देते हैं जो कि एटीपी के फॉर्म में वहाँ पे देखी जाती है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो चीज़ों में सिंथेसिस, सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होने में यहाँ पे ये एनर्जी यूज होती है। अगर हम मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई करें तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे ये दो टाइप के होते हैं, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसको अपन एल्डोज शुगर, एल्डोज मोनोसैकेराइड कहते हैं। जिनमें कीटोन ग्रुप होता है, उसको कीटोन शुगर कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे ये फिर कुछ टाइप के होते हैं। 3 कार्बन जिनमें होता है, जैसे ट्रायोस, 4 कार्बन वालों को टेट्रोस, 5 को पेंटोस और 6 को हेक्सोस। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें 6 कार्बन होते हैं तो ये हेक्सोस शुगर है, ये भी हेक्सोस शुगर है, ये हेक्सोस शुगर। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में 5-5 कार्बन होते हैं तो ये पेंटोस शुगर के अंदर आती है। और ये शुगर जो होती है वो इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन भी कराती है, उसमें स्ट्रक्चर में इसका रोल होता है। फंक्शन की बात करें अगर तो ये एनर्जी प्रोडक्शन, और क्योंकि एनर्जी का यूज करके सिंथेसिस होता है सब्सटेंसेस का, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी हम इसको स्टडी करते हैं। अब स्ट्रक्चर के देखें अगर ग्लूकोज का, तो ये यहाँ पे एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है और एक रिंग स्ट्रक्चर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन जो होते हैं उनकी कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, वो यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है। यहाँ पे ये 1, 2, और जैसे इस कार्बन की बात करें अगर, मतलब यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस कार्बन की बात करें तो ये चारों वैलेंसी, यहाँ पे ये चारों वैलेंसी, फिर ये चारों वैलेंसी, इस तरह से यहाँ पे ये वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता हुआ ये स्ट्रक्चर है। अगर हम क्लोज्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोज स्ट्रक्चर में इस तरह से ग्लूकोज का अरेंजमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड का मतलब होता है जब दो मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, तब इसको अपन डाइसेकेराइड कहते हैं। या यूं कह लीजिए कि इसके हाइड्रोलिसिस पे जब दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं, तब इसको अपन डाइसेकेराइड कहते हैं। डाइसेकेराइड जो होते हैं वो व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं और स्वीट सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है अमोर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। अमोर्फस मतलब जिसकी इरेगुलर सिमेट्री होती है, जैसे कि वो, जैसे ग्लास हो गया, कांच का ग्लास जब टूट जाता है तो वो कहीं से नुकीला हो जाता है, कहीं से बेंड हो जाता है, तो वो अमोर्फस सब्सटेंस कहलाता है, उसमें सिमेट्री जो होती है वो इरेगुलर होती है। जबकि जो शक्कर के दाने होते हैं, शक्कर के दाने एक सही तरीके से टूटते हैं, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, जिसको केन शुगर भी कहते हैं, माल्टोज, माल्ट शुगर, लैक्टोज, मिल्क शुगर। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन ने बनाया है। अब यहाँ पे सुक्रोज जो होता है वो हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। लैक्टोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाता है, माल्टोज, और लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है। देखिए सुक्रोज को जब अपन हीट करते हैं जैसे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में सुक्रोज को ज्यादा हीट करने से वो इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली उसमें 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। वहां पे इन्वर्ट शुगर का एक मतलब ये भी है कि सुक्रोज जो होता है वो इसकी प्रॉपर्टी को रिवर्स कर देता है। जैसे ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। These are optically active substance. They rotate the plane polarized light. But when sucrose is heated, invert sugar is formed. It means कि it reverse the direction of plane polarized light. वो जो प्लेन पोलराइज का डायरेक्शन होता है, लाइट का डायरेक्शन होता है, उसको रिवर्स कर देता है, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अगला आता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड पानी में थोड़े कम घुलते हैं, साइज इनका बड़ा होता है तो मेम्ब्रेन को ये थोड़ा इजीली पार नहीं कर पाते। ये टूटने के बाद 3 से 10 मोनोसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। या यूं कह लीजिए कि 3 से 10 मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब जुड़ते हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो गट बैक्टीरिया जो होता है, जो हमारे बेनिफिट, हमें बेनिफिशियल इफेक्ट देता है, हमारी बॉडी के लिए फायदा देता है, उसका ये ग्रोथ प्रमोट करते हैं। ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन कराते हैं। एक्चुअली ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, तो वो इन्फॉर्मेशन को पास करता है। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन मतलब इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते जाना। इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन में भी रोल प्ले करते हैं, रिसेप्टर्स को बनाने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल है इसका रेफिनोस। और बड़े शुगर मॉलिक्यूल पे आते हैं पॉलीसेक्राइड।
पॉलीसैकेराइड जो होता है वो बहुत सारे छोटे-छोटे मोनोसैकेराइड से मिलके बना रहता है, या जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो छोटे-छोटे मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। तो ये जो होता है, ये सब्सटेंस ये स्वीट नहीं होते, ये थोड़ा-सा इससे अलग प्रॉपर्टी हो गई। वाटर इनसॉल्युबल हैं और लीनियर और ब्रांच दोनों हो सकते हैं। स्टार्च और सेलुलोज का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी देखने मिलती है। अगर ये लगातार एक ही तरह की यूनिट से मिलके बने होंगे, तो होमोपॉलीसैकेराइड। अगर ये अलग-अलग तरह की यूनिट से मिलके बने होंगे, तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई और ये इसका क्लासिफिकेशन भी हो गया कि दे मे बी लीनियर और ब्रांच, मे बी पॉलीसैकेराइड और होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। फंक्शंस की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन तो है ही है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं ये। देखिए सेलुलोज जो होता है वो प्लांट सेल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके शेप को मेंटेन करके रखता है और उसको हाइपर ऑस्मोसिस या हाइपो ऑस्मोसिस से बचाता भी है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे प्लांट में चाहे एनिमल्स के केस में। ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में एक यूजफुल पॉलीसेकेराइड होता है, डिफरेंट टाइप के रोल्स प्ले करता है, तो वो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स इसके स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, इंट्रोडक्शन, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ अपन ने देखा, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके फंक्शन, इसका क्लासिफिकेशन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।